हेलो एवरीवन। आज हम हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर टीचिंग ऑफ कॉमर्स विषय की यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक करेंगे कि मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी। कि अकाउंटेंसी क्या है, लेखांकन क्या है, प्रकृति लेखांकन की और क्षेत्र की। अकाउंटेंसी का हमारे लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर हम उसका क्या प्रयोग मानते हैं, उसका नेचर और उसका स्कोप की किन किन क्षेत्रों के अंदर हम जो अकाउंटेंसी है उसके बारे में प्रयोग करते हैं। तो आज हमारी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक लेक्चर नंबर फर्स्ट और हमारा टॉपिक कि लेखांकन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, कि हमारा जो लेखांकन शब्द है वो किस रूप में प्रयोग हुआ है। मीनिंग ऑफ हमारे अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी लेखांकन के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे कि लेखांकन शब्द का जो प्रयोग है वो किस रूप से हम करते हैं। लेखांकन शब्द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी आम लाइफ के अंदर, हम वाणिज्य के क्षेत्र के अंदर, कॉमर्स के क्षेत्र के अंदर यदि हम देखते हैं कि लेखांकन शब्द का जो प्रयोग है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर हम व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक भाषा के रूप में अकाउंटेंसी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जितने भी हम लेन देन से संबंधित परिस्थितियों का आंकलन करें, विभिन्न प्रकार की जो विक्रय वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, विक्रेता हैं, कि केवल उनके जो कस्टमर हैं वो एक जगह सीमित नहीं है। जैसे मारुति कंपनी है, वो कार बनाती है, तो वो केवल ये नहीं है कि जहां पर वो कार बनती है वहीं तक उनका जो लेन देन सीमित है। वो पूरे भारत के अंदर उनकी जो कार है वो जाती हैं, वो उनका उत्पादन करते हैं, तो अलग अलग शहरों के अंदर उनकी बिक्री की जाती है। तो उनका लेन देन, वो एक फर्म के रूप में उनका लेन देन करती हैं। उनका वो ये नहीं है कि केवल नगद पैसों के माध्यम से उनकी बिक्री करती हैं। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि अपनी वस्तु का जो बिक्री है वो उधार के तौर पर भी, ये कुछ हम ईएमआई सुनते हैं सब लाइफ के अंदर, ईएमआई के माध्यम से या आपकी किसी प्रकार से किस्त के माध्यम से आप उस वस्तु की परचेजिंग करते हो, उस वस्तु को खरीदते हो। तो उसका लेखा जोखा रखना आसान नहीं है कि हम मौखिक रूप से उसका लेखा जोखा रखने का प्रयास करें, बल्कि यहाँ पर स्मिथ एक विचारक है जिसने क्या कहा है कि लेखांकन मुख्य रूप से उस व्यावसायिक सौदों और घटनाओं से जुड़ा हुआ है जिसको हम लिखने में वर्गीकरण करने का एक विज्ञान मानते हैं, जिसका संबंध केवल वित्त से है। कहने का अभिप्राय दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो लेखांकन है, हमारी अकाउंटेंसी है, उसका संबंध उस घटनाओं या उन सौदे के क्षेत्रों से है जिसका संबंध हम वित्त से करते हैं। क्योंकि बिना पैसे के, बिना आर्थिकता से, बिना वित्त के संबंध से हम किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की कोई कंपनी है, कोई फर्म है, वो अपना विभिन्न प्रकार का जो बिजनेस करती है, उस बिजनेस के अंदर वो लेन देन करते हैं, और लेन देन के लिए मौखिक रूप से उसको याद रख पाना आसान नहीं है। इसके लिए जरूरत क्या किसकी पड़ती है? अकाउंटेंसी लेखांकन की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से हमारा जो हर व्यापारी, हर फर्म जो अपनी कंपनी का उत्पादन करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी वित्तीय स्थिति को जानने के लिए कि पूरे वर्ष के अंदर जो हमने मान लीजिए 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10 करोड़ रुपए का आपका और लागत हुई, जिसके अंदर मजदूरी, जिसके अंदर श्रम, जिसके अंदर आपका और लेन देन किसी भी प्रकार का उसका जो खर्च है, तो पूरे साल के अंदर आपका 60 करोड़ रुपए का बिजनेस रहा। तो 60 करोड़ में से आपका जो आपने जब माल का उत्पादन करके उसको बेचा तो वो 100 करोड़ में बिका। इट मीन 40 करोड़ रुपए जो आपका हुआ, जिसके अंदर आपके पूरे वित्तीय वर्ष की जो लागत भी आ गई, जिसके अंदर आपका पैसा भी आ गया, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हो गया। तो इस प्रकार से पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आपने एक अकाउंटेंसी, एक लेखांकन का काम किया। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार के शब्दों का हम जो प्रयोग करते हैं उसके लिए बुक कीपिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है।
उसके लिए बुक कीपिंग शब्द का प्रयोग भी करते हैं, लेखाकरण का शब्द का भी प्रयोग करते हैं और लेखांकन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में हम प्रयोग करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बुक कीपिंग शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं, उस पालन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, वो हमारी लाइफ के अंदर इसका अलग रूप से प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या माना जाता है कि लेखांकन शब्द को समझने के लिए, क्योंकि ये पूरे विद्या वर्ष के दौरान चलने वाली हमारी एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको हम पूरे एक सर्कल के रूप में, जो विद्या क्षेत्र का चक्र है, पूरे वर्ष भर वो चलता रहता है। पूरे वर्ष भर किस प्रकार से चलता रहता है? क्योंकि यदि हम सामान्य अर्थों में देखें कि हमारा लेन देन, सबसे पहले लेखांकन चक्र की हम बात करते हैं कि लेखांकन चक्र किस प्रकार से है। ये लेखांकन का जो चक्र है वो वित्तीय वर्ष के रूप में किस प्रकार से पूरा वर्ष है वो चलता रहता है। इसको हम एक सर्कल के रूप में देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको जो सर्कल के रूप में प्रयोग करेंगे कि लेखांकन शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं तलपट के रूप में। सबसे पहले कि हमारा जो बिजनेस शुरू होता है, जिसको हम तलपट के रूप में शुरू करते हैं। तलपट क्या है कि आपका बेस, जहां से आपने शुरू किया अपना बिजनेस को, उसके लिए आपको अपने विभिन्न प्रकार के कार्य के दौरान कोई भी फर्म क्या करती है, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करती है, जिसको हम बेस पेमेंट के रूप में शुरू करते हैं। तो उसके लिए खाता बही लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? खाता बही लगाई जाती है कि आप जो पैसा आपने लगाया उसके लिए सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि खाता बही लगाया जाता। इसके अलावा हमारा तीसरा जो स्टेप है वो है रोजनामचा। रोजनामचा क्या होता है कि जिसको हम रोजनामा भी कहते हैं, कि डेली के अंदर आपने किसी को कितना पैसा दिया, कितना पैसा आपके पास फर्म के पास आया, क्या खर्च हुआ, इस बात को लिए रोजनामा एवं सहायक बहियां, और आपकी क्या मानते हैं कि इसको सहायक की, इसके अलावा भी आपकी और भी खाता बुक होती है सहायक बहियां के रूप में, जिनका हम प्रयोग करते हैं। सहायक बहियां जो होती हैं, जिसको हम आम रूटीन के अंदर प्रयोग में लाया जाता है कि रोजनामा और आपका परमानेंट अकाउंट के रूप में जो आपकी बहियां चलती हैं, सहायक बहियों के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा लेन देन, कि जो आपने क्या किसी से लिया, क्या किसी को दिया, आपका लेन देन इस सर्कल के अंतर्गत चलता रहता है। इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा विश्लेषण, कि जिसका हम विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण एवं व्याख्या, कि जो आप शाम को डेली रोकड़ के रूप में हम मिलाते हैं, आज कितना पेमेंट गया, कितना पेमेंट आया, कहाँ कितना खर्च हुआ, इस चीज का विश्लेषणात्मक शाम को हम रोकड़ी के रूप में जिसको हम मिलान करते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा बैलेंस शीट नेक्स्ट आपका जो सेट किया जाता है कि जिसको हम बैलेंस शीट के रूप में प्रयोग करते हैं। बैलेंस शीट आपकी प्रयोग में लाई जाती है कि आप जब सुबह आपने अपना शुरू किया तो उसके अंदर आपका कितना प्रतिशत जो बैलेंस शीट के रूप में, कि आपने तलपटी से शुरू किया, तलपट से खाता बही लगाई, रोजनामा के रूप में कितना रोजनामा के लिए नोट करने के लिए लेन देन किया पूरे दिन में, उसका विश्लेषणात्मक किया, बैलेंस शीट के रूप में क्या आपके पास पेमेंट रहेगी, इसको रूप में हम नोट करने का इसके द्वारा हमारा प्रयास किया जाता है। इसके अलावा व्यापारिक व लाभ हानि, अगला हमारा जो लास्ट को अहम स्टेप है व्यापारिक के रूप में, व्यापारिक और लाभ हानि पूरे एनुअल का या पूरे वित्तीय वर्ष का हम क्या करते हैं कि कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, प्रॉफिट एंड लॉस जानने का प्रयास किया जाता है। तो इस सर्कल के माध्यम से हमारा एक प्रकार का वित्तीय वर्ष का पूरा सर्कल चक्र, लेखांकन का, अकाउंटेंसी का लेखा चक्र है, वो हमारा चलता रहता है। क्योंकि बेस पेमेंट के साथ हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जिसके
उसके अंदर खाता बही लगाई जाती है, जो चीज आपके अंदर नोट करने के लिए होती है। इसके अलावा रोजनामा के रूप में कि आप एक फर्म के रूप में काम कर रहे हैं, अनाज मंडी में एक फर्म के रूप में है। रोजनामा की कोई आपसे किसान पेमेंट ले गया, किसी लेबर ने आपसे पेमेंट ली, कितनी पेमेंट आपकी बिजनेस की, आपकी किसी व्यापार की आपके पास पेमेंट आई, उसका लेन देन आपने जो खरीदा किसी को कितनी पेमेंट दी, आपका पर्सनली उस फर्म का कितना खर्च हुआ, शाम को विश्लेषण करना और बैलेंस शीट तैयार करना। लास्ट के अंदर हम वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देखते हैं कि साल के अंदर हमारा एक बात और कि हमारा ये जो बिजनेस है 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष जो नोट किया था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष घोषित किया गया है कि हमारा ये जो बिजनेस का अकाउंटेंसी का वित्तीय वर्ष नोट किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बैलेंस शीट जो हम कई बार निकाल कहते हैं कि बैलेंस शीट और लाभ हानि हम 31 मार्च के बाद ही इस चीज को नोट करने का प्रयास कर सकते हैं कि कितना पूरे वर्ष के दौरान हमें लाभ हुआ और कितनी हमें हानि हुई। तो इसके अंतर्गत ये हमारा एक प्रकार से लेखांकन चक्र अकाउंटेंसी विशेष रूप से मानी जाती है, जिसके अंतर्गत हम अपने विभिन्न प्रकार की अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं इनको नोट करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत हमारा जो अकाउंटेंसी है लेखांकन है वो नोट किया जाता है, क्योंकि लेखांकन है वो प्रत्येक फर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी वैसे दैनिक जीवन में जरूरत है, लेकिन जो फर्म अपनी लेन देन करती है, जो कंपनी का जो व्यापारी अपना व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे लेखांकन जो शब्द का प्रयोग है वो आमतौर पर दैनिक जीवन के अंदर रूटीन के अंदर प्रयोग होने वाला शब्द है। इसके अंतर्गत इसका जो क्षेत्र माना जाता है वो वित्तीय क्षेत्र के रूप में हम सबसे पहले मानते हैं कि वित्तीय लेखांकन। अब वित्तीय लेखांकन जो इसके स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी कि हमारी जो लेखांकन है उसका क्षेत्र क्या है, उसका क्षेत्र स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी क्या हो सकती है। सबसे पहले है वित्तीय लेखांकन। अब हम पहले बात करते हैं क्योंकि वित्त शब्द जो जुड़ा हुआ है वो आर्थिक के साथ जुड़ा हुआ है, वित्तीय लेखांकन। अब यहाँ पर नाम से ही शब्द है क्लियर है, शब्द से ही क्लियर है कि वित्तीय कि जहां पर हमारे लेन देन वित्त से संबंधित हो वहां पर हमारे इस प्रकार की अकाउंटेंसी की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत हमने किया था कि रोज नामचा। इस वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम मानते हैं कि रोज नामचा, जिसको हम रोजनामा के नाम से भी जानते हैं कि डेली के रूप में हम जो वही का प्रयोग करते हैं उसे रोज नामचा के नाम से जाना जाता है। खाता बही एक लेजर नोट कि पूरे जो फर्म के हमारे मान लीजिए एक अनाज मंडी दुकान है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो फर्म है वो अपना क्या करती है, लेजर नोट करती है, जिसके अंदर एक पूरे डिटेल तैयार की जाती है। जिस प्रकार से स्कूल या कॉलेज के अंदर एक लेजर तैयार किया जाता है जिसके अंदर हर बच्चे की डिटेल नोट की जाती है, उसी प्रकार से लेजर जो खाता बही होती है तो उस जिम्मेदार की, उस किसान की, जिसके साथ आपका व्यापार है उसके बारे में पूरा ब्यौरा नोट किया जाता है। इसके साथ तलपट जो हमारा बेसिक हमारा ट्रायल के रूप में बैलेंस के रूप में हम नोट करके चलते हैं शुरू के अंदर कि हमारा बैलेंस क्या था और अंतिम फाइनल अकाउंट की इस के अंतर्गत साल के वित्तीय वर्ष के अंतिम दौरान की मार्च के महीने में हम अपना बैलेंस तैयार करते हैं कि 31 मार्च तक हमारा क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा। तो ये हमारा वित्तीय लेखांकन के रूप में सबसे पहले रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन के अंतर्गत कि हम ये देखते हैं कि पूरे फर्म के दौरान हमारा लेखांकन का जो वैल्यू है, लेखांकन किस किस क्षेत्र के अंदर हम और नोट करते हैं, क्योंकि हमारे लागत लेखांकन के अंतर्गत हम लागत पत्र कि हमारी लागत कितनी हो रही है, क्योंकि पहले कोई भी बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कोई भी पूंजीपति, मान लीजिए आप कोई भी शेयर खरीदना चाहते हो तो एक पूंजीपति ने एक शेयर के लिए जो वैल्यू है
उसने लकड़ी खरीदी, लकड़ी बनाने के लिए सामान खरीदा 150 रुपए में, 50 रुपए उसने उस चेयर को बनाने वाले को दिए। कार्ल मार्क्स का ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जिसके अंदर 150 रुपए हमारी मूल्य किसका, लकड़ी का, 50 रुपए उसको बनाने की लागत है। तो उस चेयर को बनाने में टोटल जो खर्च हुआ वो 200 रुपए खर्च हुआ। तो उस पूंजीपति ने, उस फर्म ने उस चेयर को 300 रुपए में बेचा। अब लागत ये हुई है टोटल 200, उस फर्म ने उसको बेचा 300 के अंदर। तो 300 इट मींस यहाँ क्या हो गया कि 100 रुपीज प्रॉफिट हो गया। 100 रुपीज प्रॉफिट के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, अब देखो कि जिसने बनाया उसको 50 रुपीज मिले, उसने सिर्फ सामान ला के दिया और आगे उसको बेचा, उसने 100 रुपीज कमाए। तो ये हमारा एक प्रकार का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था कि प्रॉफिट जो कमाया वो पूंजीपति ने ज्यादा कमाया, लेकिन यहाँ पर जो लागत हुई वो क्या रही। उस लागत के अंदर क्या देखते हैं कि उस कच्चे माल को खरीदने में जो हमारा खर्च हुआ, उसको बनाने में जो हमारा खर्च हुआ, जिसके अंदर हम श्रम विभाजन या हमारी जो लेबर को हम पेमेंट करते हैं उस चीज को नोट किया जाता है। तो 200 हमारा क्या हुआ, लागत मूल्य हुआ उस चीज का। तो इस चीज को हमारा नोट करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए ये बात विशेष रूप से है कि जो हम जब तक हमारे लागत नोट नहीं करेंगे तो हमें अपने प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारे अकाउंटेंसी लेखांकन का जो क्षेत्र माना जाता है वो वित्तीय क्षेत्र भी हो सकता है, लागत का क्षेत्र भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम नोट करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा है प्रबंधकीय। तीसरा हमारा है कि प्रबंध करने में, क्योंकि कभी भी हम देखते हैं कि बिजनेस आपने शुरू किया, वित्त के साथ शुरू किया, लागत की, लेकिन उसके लिए आपको प्रबंध भी करना पड़ता है। जब तक आपका प्रबंध नहीं होगा, प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट करना, प्रबंधकीय लेखांकन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा क्या माना जाता है, जहां पर शब्द से हम क्लियर करते हैं सबसे पहले कि प्रबंधकीय। कोई भी कंपनी के अंदर मान लीजिए आप एक धान की फैक्ट्री लगाते हैं, जिसके अंतर्गत आप चावल का बिजनेस करते हैं। अब चावल के बिजनेस के लिए आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए सबसे पहले हम जिस क्षेत्र से संबंधित हैं, हम स्कूल से संबंधित हैं। अब स्कूल से संबंधित होने के कारण या कॉलेज से संबंधित होने के कारण हम देखते हैं कि आपने किसी भी स्कूल को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने क्या किया, पैसा लगाया, लागत के रूप में हमने उसका प्रबंध किया। अब प्रबंध करने के लिए कि आपको पहले उसको अस्तित्व में लाने के लिए क्या करना होगा, पहले पैसा लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों के अंदर अंतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो किसी भी चीज को अस्तित्व में लाने के लिए पहले पैसा खर्च करना, उसका अरेंजमेंट करना, जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की कि प्रबंध का प्रबंध करना। आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हो, कोई भी स्कूल बनाते हो, कोई भी कॉलेज बनाते हो, पहले उसको अस्तित्व में लाने के लिए आपको प्रबंध करना होगा, फिर उसको चलाने के लिए आपको वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के लिए आपको बिल्डिंग की भी जरूरत है, आपको मशीन की भी जरूरत है, तो आपको लेबर की भी जरूरत है। आपने पहले एक भूमि का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद उसी प्रकार से एक स्कूल है, स्कूल के लिए आपको पहले एक भूमि का टुकड़ा चाहिए, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई। अब यदि हम फैक्ट्री की बात करें तो उसके अंदर हम फैक्ट्री के अंदर देखते हैं कि भूमि का टुकड़ा लिया, बिल्डिंग बनाएगी और उसके अंदर मशीन लगाई, तो ये हमारी क्या हो सकती है, वहां पर वित्तीय के रूप में हमारी लागत भी हो सकती है, उसका प्रबंध हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से जब हमारा उस फैक्ट्री को चलाना है, तो उस चलाने के लिए, क्योंकि हमने प्रबंध तो कर लिया, फैक्ट्री लगाई है, उसको अस्तित्व में ले आए, मशीन लगा दी, प्रबंध हो गया हमारी, उसके बाद हमने वित्तीय सहायता से क्या करना होगा, उस पर लागत खर्च करनी होगी। क्यों? क्योंकि उसको प्रबंध करने के बाद आपके पास उतना कच्चा माल होना चाहिए जिसके लिए आप उस अपनी फैक्ट्री को चलाने का प्रयास कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक प्रकार का प्रबंध
करने के साथ साथ लागत वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि कच्चे माल की जरूरत से ही आप क्या कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री को चला सकते हो। तो इसके लिए आपके लिए जरूरी क्या माना जाता है कि हमारे पास प्रबंध करने के साथ साथ लागत भी होना और वित्तीय लेखांकन करना हमारे लिए, तीनों हमारे लिए जरूरी माने जाते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है कि कर लेखांकन। कर लेखांकन टैक्स के रूप में जो हम मानते हैं कर लेखांकन, इसके अंदर क्या माना जाता है कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो, आप अपने सेल टैक्स पे कर रहे हो क्योंकि कोई भी फर्म जब अपना बिजनेस, कोई भी कंपनी शुरू करती है तो जो वो अपना कच्चा माल खरीद रही है, माल बना रही है, उसका उत्पादन कर रही है, उसको बेच रही है, तो आपको उसके लिए टैक्स पे करना होता है। टैक्स कई प्रकार के, जैसे आपने देखा होगा कि CGST लिखा होता है और SGST लिखा होता है। ये क्या है? ये सेंटर गुड सर्विस टैक्स है। ये स्टेट सर्विस गुड की एक स्टेट का टैक्स लगता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, तो दोनों रूप से टैक्स लगता है। तो लेकिन उसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार की कंपनी या फर्म को चला रही हैं, उसके अंदर उत्पादन किया जाता है, तो उसके आपका बिक्री कर कि जो आप सेल कर रहे हो, किसी भी वस्तु को सेल कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। इनकम, आपको इनकम हो रही है, उसके ऊपर आपका टैक्स लग सकता है कि आपकी साल की यदि 5 लाख या 4 लाख से अबव इनकम है, उसके ऊपर आपको सरकार को टैक्स देना होगा। इसके अलावा आपका धन कर कि आपके पास कितना धन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका जो धन है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसके अलावा उत्पादन शुल्क की जो आप उत्पादन करते हो, वस्तुओं का उत्पादन करते हो, कितने